Imagine a world where every living being has a unique story written within their genes. In today's video, we are going to dive deep into the story of Gregor Johann Mendel, who discovered the traits and inheritance of these genes via monohybrid crosses. So stay tuned till the end to listen to the whole story that we lovingly call the story of a religious scientist. हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू श्री विद्याराधन एकेडमी नांदेड़। मैं हूं आपका स्वामी सर और आज मैं आपके साथ लेके आया हूं एक अनोखी कहानी, एक ऐसी शख्स की कहानी जिसके लॉस ने पूरे बायोलॉजी का दिशा ही बदल दिया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर योहान मेंडल के बारे में। अभी हम बात करेंगे कि मेंडल के जो लॉज है वो किसके ऊपर बेस्ड है, जेनेटिक क्रॉसेस क्या होते हैं, एंड फाइनली हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स और द एक्सप्लेनेशंस दैट मेंडल गेव फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। सो शुरुआत करते हैं। वी आर गोना टॉक अबाउट ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल आपके आंखों में एक बायोलॉजिस्ट होंगे, बट मेरे आंखों में वो सिर्फ एक बायोलॉजिस्ट नहीं, एक बायोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन, एस्ट्रोनॉमर as well as a religious person. He was an Augustinian friar and he used to work in a church called St. Michael's. टाइम है दोस्तों 1856 का। 1856 ऐसा एक टाइम था जहां पे हमको बायोलॉजिकल लेवल के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। वी वर जस्ट फाइंडिंग आउट अबाउट सेल्स। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, इन लोगों ने लेट 1700s पे सेल के बारे में डिस्कवरी किया था। आपको पता होगा यहां पे रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो पहली बार न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे अर्ली 1800s में, एंड इन द मिड 1800s जस्ट एट दैट टाइम थियोडोर श्वान और मैथायस श्लाइडेन पहली बार सेल थ्योरी फॉर्मुलेट किए थे। इस सेल थ्योरी के फॉर्मुलेशन के हिसाब से उन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। बट रुडोल्फ वर्चाउ अभी भी डिस्कवरी नहीं किए थे। उन्होंने अभी तक ये प्रोवर्ब नहीं दिया था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जो डिस्क्राइब करता है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो ऐसे ही टाइम में हम वापस जाते हैं ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में, एक छोटा सा चर्च जिसका नाम है सेंट माइकल्स। ये जो सेंट माइकल्स है दोस्तों, ये सेंट माइकल्स एक ऐसा चर्च है जहां पे रहते थे एक फ्रायर जिनका नाम है ग्रेगोर मेंडल। एंड ग्रेगोर मेंडल क्या करते थे, उनका एक अजीब सा शौक था। वो जो कोर्ट यार्ड है, ये सेंट ऑगस्टीन चर्च के जो कोर्ट यार्ड है, यहां पे वो ग्रो करते थे कुछ पेड़ और पौधे। उनमें से उनका फेवरेट था पीस या फिर स्वीट गार्डन पी AKA पाइजम सैटिव। बट व्हाई पीस, यू आस्क मी? क्यों उन्होंने पीस को ही सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? वेरी इजी, पीस आर इजी टू ग्रो। स्वीट पीस जो है इनका लाइफ स्पैन होता है 3 से 4 महीना, जल्दी मैच्योर कर जाते हैं और बनाते हैं बड़े बड़े सीड्स जो जर्मिनेट करने में काफी इजी होता है। सो सीड्स आर बिग एंड दे मैच्योर अर्ली। नेक्स्ट, दे हैव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ये जो पीस है, पी प्लांट है, यहां पे आपको अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। कैरेक्टर्स क्या है? एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फिनोटाइप्स। यहां पे आपको दिखाई देगा जैसे कैरेक्टर है द हाइट ऑफ द स्टेम, और वहां पे कैरेक्टर का वैरायटी को हम कहते हैं क्या? ट्रेट। सो यहां पे कैरेक्टर है हाइट ऑफ द स्टेम, वैरायटी क्या है? द स्टेम कैन बी टॉल, द स्टेम कैन बी शॉर्ट। द कैरेक्टर इज द कलर ऑफ द फ्लावर। यहां पे क्या है? वेरिएशन, पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर। कैरेक्टर क्या है? कलर ऑफ द सीड। यहां पे ट्रेट्स क्या है? येलो सीड और ग्रीन सीड। कैरेक्टर क्या है? द शेप ऑफ द सीड। क्या टाइप्स है? स्मूथ सीड्स और रिंकल्ड सीड्स। कैरेक्टर क्या है? द कलर ऑफ द पॉड्स। इट कैन बी येलो और ग्रीन। Character is the shape of the pod.
It can be inflated as well as constricted. So these unique characters help Mendel to determine, easily detect and record different traits across multiple generations. So these traits are easily detectable. Not only that, the pea flower is bisexual in nature. माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही फ्लावर में ट्राइमेरस फ्लावर है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टेमन्स एंड कार्पेल दोनों ही प्रेजेंट है. सो अ पी हैज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. इसके जो स्टेमन्स होते हैं वो डाइएडल्फस होते हैं, इसका जो कार्पेल है उसका मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है ओव्यूल्स की. सो यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, these flowers are capable of self fertilization. सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब यही एंथर से पोलन निकल के स्टिग्मा में अटैच हो सकते हैं एंड यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है. सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के वजह से हम इसका एक यूनिक फीचर को अनलॉक कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग लाइंस. ये ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्या है, यहाँ पे देखते हैं. ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो प्लांट्स है, एक लंबा प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट, एक टॉल प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट. अगर मैं यहाँ पे इनको सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता रहता हूँ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर मैं करता रहता हूँ इनका, तो फिर अक्रॉस मल्टीपल जेनरेशंस मेरे को एक ऐसा टाइम मिलेगा जिस प्लांट को मैं जितना भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करूं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट्स ही देखने को मिलेगा. सिमिलरली ये जो ड्वार्फ प्लांट है, इसको मैं जितना भी जनरेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन करूं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ प्लांट देखने को मिलेगा. इसको मैं कह सकता हूं ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट या ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट, या फिर इसको मैं कह सकता हूं प्योर लाइन टॉल या फिर प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट. So, what are true breeding plants? These are organisms जहां पे repeated self pollination करने से same trait again and again repeat होता रहता है. And why is that? Because these plants are homozygous in nature. आपको पता होगा एक सेल के अंदर एक जीन के दो कॉपीज होते हैं, एंड इस दो कॉपीज को एलील्स कहा जाता है. ये दोनों एलील्स अगर सेम होते हैं तो उसको कहते हैं होमोजाइगस, अगर दोनों एलील्स अलग होते हैं तो उसको कहते हैं heterozygous. So ये जो true breeding plants है, these are generally homozygous in nature. But क्या इसका मतलब ये है कि ये प्लांट सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं? नहीं. We can use techniques of emasculation to control the pollination in the pea flowers. हम खुद से पर्पसफुली अलग अलग फ्लावर्स को मेट करवा सकते हैं, और उसका टेक्निक क्या है? The technique is known as आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इससे हम क्या कर रहे हैं? इससे हम दो अलग इंडिविजुअल के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, वो भी पर्पसफुली. कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल बाय सिलेक्शन ऑफ द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स. हमने देखा है. सेकंड पॉइंट है इमास्क्यूलेशन. व्हाट इज इमास्क्यूलेशन? आप यहाँ पे ये डायग्राम देखोगे, आपका एनसीईआरटी का बहुत फेमस डायग्राम है. Emasculation से क्या होता है? You cut off the stamens from the bisexual flower. So that flower is effectively now a female flower. वो flower अभी एक female parent जैसा denoted होगा. अभी दूसरे कोई flower से अगर मैं pollen लेके यहाँ पे attach कर दूं स्टिग्मा में, तो वो कर रहा हूं मैं artificial pollination, cross pollination effectively. And cross pollination के बाद यहाँ पे seeds में collect कर सकता हूं from the pods. एंड ये सीड्स को जब मैं जर्मिनेट करूंगा, तब वहां पे कौन से कैरेक्टर्स या कौन से ट्रेट्स है उसको मैं एनालाइज कर सकता हूं. दिस इज द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. एंड यूजिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, जो हाइब्रिड्स है, हाइब्रिड बोले तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स है, इनके जेनेटिक मटेरियल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो जब हम जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट करते करते हमारे पास एक वर्ड आया है, वो है जेनेटिक क्रॉस. ये जेनेटिक क्रॉस क्या है? इट इज द पर्पसफुल मेटिंग ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द ऑफस्प्रिंग. यहाँ पे जेनेटिक क्रॉस क्या है? हम पर्पसफुली क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं
ताकि जो ऑफस्प्रिंग हो वहां पे दो अलग अलग पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो सके। जेनेटिक क्रॉस का सबसे बेसिक तरीका है द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस नाम से क्या लग रहा है, मोनो बोले तो वन कैरेक्टर का हम एनालिसिस करेंगे। यहां पे हम सिंगल कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं। इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट वेरिएशंस फॉर वन कैरेक्टर ऑफ इंटरेस्ट। इट इज फॉर वन कैरेक्टर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। मेंडल ने भी शुरुआत मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले सिलेक्ट किया था एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट और एक ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट। ये दोनों को उन्होंने कहा था दिस इज द पेरेंटल जेनरेशन, दिस इज द पेरेंटल जेनरेशन और द पी जेनरेशन। ठीक है, इनके बीच जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तब जो बच्चा पैदा होगा, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, it can either be tall, either be dwarf or somewhat in between। ऐसे जनरेशन को हम कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1। ये जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं, ये हमको दिखाई देता है कि सारे के सारे प्लांट्स टॉल प्लांट्स हैं। दिस लिटिल बिट कंफ्यूज्ड मेंडल। मेंडल थोड़ा सा इससे चौंक गए थे। क्यों? क्योंकि यहां पे एज इफ ये जो ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ, ये जो ड्वार्फ पेरेंट है, उसका कोई कैरेक्टर यहां पे है ही नहीं, एज इफ द ड्वार्फ पेरेंट नेवर इवन एग्जिस्टेड। बट once we do a self fertilization of the F1 plant, what do we find? Of course, it's a tall plant. We are going to find all tall plants in the second filial generation or the F2 generation। यहां पे second filial generation में मेरे को दिखाई देगा सारे के सारे tall plants except the return of the dwarf plant। We can see that of the population of offsprings, 75% are tall plants, 75% are tall plants, whereas 25% are dwarf plants। How did this happen? How did this happen? Because in the first filial generation, the dwarf characteristic was wiped out। किसी के पास नहीं था। It was as if it never existed, but then it came back in the F2 generation। This severely confused Mendel। Mendel was like कुछ तो गलती किया होगा। यहां पे मेरे को एक रेशियो मिल रहा है कि 4 प्लांट्स में 3 प्लांट्स टॉल, 1 प्लांट ड्वार्फ है। रेशियो होता है 3 टॉल 1 ड्वार्फ, 3:1 रेशियो। बट मैं एक काम करता हूं, मेंडल ने कहा कि एक काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर स्टडी करके देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर स्टडी करके देखा उन्होंने देखा कि जब भी उन्होंने एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को एनालाइज किया, उन्होंने देखा कि राउंड सीड्स जो है वो 3 होते हैं। F2 जनरेशन में 3 राउंड सीड्स के बाद एक रिंकल सीड मिलता है। उन्होंने देखा 3 येलो सीड्स के बाद एक ग्रीन सीड मिलता है। उन्होंने देखा 3 ग्रीन पॉड्स के साथ एक येलो पॉड मिलता है। 3 फुल पॉड्स के साथ एक फ्लैट पॉड मिलता है। 3 टॉल प्लांट्स के साथ एक शॉर्ट प्लांट मिलता है। और 3 यहां पे पर्पल फ्लावर के साथ 3 व्हाइट फ्लावर्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसे 7 कैरेक्टर्स उन्होंने देखा एंड सारे के सारे में सेम टू सेम रेशियो निकला, व्हिच इज 3:1। Mendel is like gone mad। Something is happening, something is happening। These characters, some of them which are not even seen in the F1 generation are suddenly reappearing in the F2 generation। How is this possible? There must be something within the plants that is determining which trait to be expressed। So from here, Mendel came up with some ingenious hypothesis। Hypothesis क्यों? क्योंकि उनके लिए physically वो explain करना possible नहीं था। And the hypotheses were as follows। मेंडल भाई साहब, आप खुद ही बताइए। Sure। The hypotheses were
The characters are controlled by discrete units called factors. Characters जो है इसको कौन कंट्रोल करता है? कुछ यूनिट्स है जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स. और सिर्फ यही नहीं, ये जो फैक्टर्स है दे ऑकर इन पेयर्स. इंटरेस्टिंग, these factors are occurring in pairs. So कैरेक्टर्स को गवर्न करते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स होते हैं पेयर्स. ओके, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा these factors that control the characters were inherited from parent to offspring, unchanged and through gametes. ये जो फैक्टर्स है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं, बट ये फैक्टर्स जब ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन ये चेंज नहीं होते. ये चेंज नहीं होते. सिर्फ यही नहीं, ये पास ऑन होता है थ्रू व्हाट? थ्रू गैमेट्स. अभी ये जो इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, इट इज exactly the definition of heredity. And today we know these factors to be as genes. Genes are the factors, whereas the process is known as heredity. Right? So, what happened in the F1 generation? ये जो dwarf character है कहां पे छुप गया था? ये क्या हुआ वहां पे? अभी जब हमको फैक्टर्स के बारे में पता है कि फैक्टर्स गैमेट के थ्रू ट्रैवल करते हैं, हम अभी इसका एक मॉडर्न लुक देख सकते हैं. इसका एक मॉलिक्यूलर लेंस से इसको स्टडी कर सकते हैं. देखते हैं. दिस इज माय ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड दिस इज माय ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट. दिस इज द पेरेंटल जनरेशन. यहां पे हम देखते हैं कि जो सेल है, ये सेल के अंदर क्या है? ये सेल के अंदर दो पेयर ऑफ एलील्स है. दो पेयर ऑफ एलील्स. सिंस दिस इज अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट, यहां पे होंगे कैपिटल टी, और ये जो ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ है यहां पे होंगे स्मॉल टी. ठीक है. अभी ये जो सेल है यहां पे जब मियोसिस होगा तो गैमेट्स फॉर्म करेगा. जब गैमेट्स फॉर्म करता है, दोनों एलील नहीं जाता है गैमेट में, एक ही एलील जाता है. एंड यहां पे जब गैमेट्स फॉर्म करता है, टाइप्स ऑफ गैमेट्स, आप देखो ट्रू ब्रीडिंग टॉल एक ही टाइप ऑफ गैमेट बनाता है और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ एक ही टाइप ऑफ गैमेट बनाता है. करेक्ट. यहां पे अगर मैं देखूं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक ही पॉसिबिलिटी है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी का फर्टिलाइजेशन होना पॉसिबल है. तो यहां पे जो प्लांट बनेगा उसके अंदर क्या होगा? एक होगा कैपिटल टी, दूसरा होगा स्मॉल टी. दिस इज नोन एज द हेटेरोजाइगस कंडीशन. इसी को हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं. एंड ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही सारा गेम होता है. क्या होता है? ये जो कैपिटल टी है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. तो किसका फिनोटाइप दिखाई देगा? कैपिटल टी का दिखाई देगा, स्मॉल टी का दिखाई नहीं देगा. ये इसीलिए हमको मिलता है सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट्स इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन. यहां पे हमको सिर्फ टॉल प्लांट्स देखने को मिलता है इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन. मूविंग ऑन, ये जो टॉल प्लांट्स है इसका अगर मैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता हूं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने से मेरे को दो टाइप ऑफ गैमेट्स मिलेंगे. एक है कैपिटल टी, दूसरा है स्मॉल टी. सो मेल एंड फीमेल पैरेंट में दो टाइप ऑफ गैमेट्स देखने को मिल रहा है. एक है कैपिटल टी, दूसरा है स्मॉल टी. अभी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखते हैं कैसे हो सकता है. कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी हो सकता है. कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी होगा तो मेरे को मिलेगा होमोजाइगस टॉल प्लांट्स. कैपिटल टी. अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी हुआ तो मेरे को मिलेगा हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स. कैपिटल टी, स्मॉल टी. अगर स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी हुआ तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, वंस अगेन हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी मिला तो homozygous dwarf plant. These are our second filial generation offsprings. And इसके जो percentages है, इसके जो probabilities है, वो क्या है? homozygous tall होने का probability है 1/4, heterozygous tall probability होने का probability है 2/4 या 1/2.
एंड होमोजाइगस ड्वार्फ होने का प्रोबेबिलिटी है 1/4। ध्यान से देखो, यहां पे तीन फिनोटाइप में से दो फिनोटाइप सेम है, टॉल, दो टॉल एक ड्वार्फ। यहां पे दोनों टॉल को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो आता है 3/4 और ड्वार्फ है 1/4। रेशियो करो, मिल जाएगा 3:1, जो मेंडल बार बार रिपीटेडली देख रहे थे। सो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है यहां पे? 3:1। टॉल इज टू ड्वार्फ इज इक्वल टू 3:1। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो कि 75% टॉल एंड 25% ड्वार्फ। सो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटिपिक रेशियो इज गोइंग टू बी 3:1। यहां पे आप जीनोटाइप्स देखो, ये जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी एक है, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी दो है और स्मॉल टी एक है। सो जीनोटिपिक रेशियो होगा कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी, कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी is equal to 1:2:1. So genotypic ratio is 1:2:1. ठीक है, अभी ये जो तीन प्लांट्स हैं, ये तीन प्लांट्स को लेके अगर मैं फिर से सेल्फ फर्टिलाइजेशन करूं तो क्या होगा? यहां पे आप देखोगे ये थर्ड फिलियल जनरेशन दिखाएगा। जो होमोजाइगस है वो होमोजाइगस में आपको दिखाई देगा कि ये सिर्फ प्योर टॉल या प्योर ड्वार्फ बनाएंगे, क्योंकि दीज आर बेसिकली प्योर लाइंस। ठीक है, बट यहां पे जो हेटेरोजाइगस है वो क्या करेगा? जस्ट लाइक द F1, ये यहां पे भी 3:1 रेशियो में प्लांट्स पैदा करेगा। सो यहां से मेंडल भाई कुछ और बोलना चाहते हैं। मेंडल भाई साहब बोलना चाहते हैं कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन मेंबर ऑफ द पेयर dominates the other. डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स बोले तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। यहां पे क्या हो रहा है? एक एलील या एक फैक्टर दूसरे के ऊपर हावी हो जाता है। सो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के ऊपर डोमिनेट करता है। सो यहां पे क्या हो रहा है? इट इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। Good. Moving on. So you have a male plant and a female plant. This male plant has capital T in their anther. This female plant has small t in their ovaries या फिर eggs. This is going to form capital T. This is going to form small t. Good. Homozygous parents produce identical or similar gametes, right? अभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होकर हेटेरोजाइगस बना है। हेटेरोजाइगस F1 टॉल प्लांट्स है, यहां पे फर्टिलाइजेशन लीड्स टू हेटेरोजाइगस F1 टॉल प्लांट। ठीक है, यहां पे देखो दो प्लांट्स जो है, ये दोनों प्लांट्स हेटेरोजाइगस है। क्या ये सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स बनाएंगे? नो, हमने पहले भी देखा है, यहां पे फिर से देख रहे हैं कि यहां पे दो डिसिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स बन रहे हैं। यहां पे दोनों अलग अलग टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। एक कैपिटल टी का गैमेट है, एक है स्मॉल टी का गैमेट। एंड दोनों के होने के चांसेस कितने? कैपिटल टी होने के चांसेस है 50%, स्मॉल टी होने के चांसेस है 50%, क्योंकि इसका डिवीजन होगा तो ये नहीं तो ये, कोई एक तो बनेगा। सो 50% चांस ऑफ कैपिटल टी और स्मॉल टी। Heterozygous plants produce two types of gametes, each having one allele with equal proportions. What is the equal proportion? 50% each. ठीक है, मेंडल भाई साहब इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? मेंडल भाई साहब कहते हैं कि ये जो गैमेट्स है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, the factors, now we know them as alleles, of a character pair present in parents segregate from each other such that each gamete receives only one of the two factors. यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे आपके पास दो एलील्स है या फिर दो फैक्टर्स है।
एक सेल के अंदर ये दोनों फैक्टर्स प्रेजेंट है, लेकिन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ये दोनों फैक्टर्स अलग हो रहे हैं एंड ये दोनों फैक्टर्स एक एक गैमेट में पहुंच रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन। दिस इज द सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स इनटू गैमेट्स। दिस इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर्स है वो सेपरेट होके अलग अलग गैमेट्स में जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एक गैमेट में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है या फिर एक ही एलील होता है। सो इन दैट केस वी कैन से दैट ईच गैमेट इज प्योर इन नेचर। वहां पे कोई मिलावट नहीं है। सो ईच गैमेट इज प्योर इन नेचर। इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। ओके, सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, second law is the law of segregation. So what is the chance of a gamete from a heterozygous plant to have a dominant allele? Once again we are going to have the same thing यहां पे 50% चांस है बनने का कैपिटल T और 50% चांस है बनने का स्मॉल t। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम लोगों ने पहले भी देखा है, होमोजाइगस स्टॉल बन सकता है, हेटेरोजाइगस स्टॉल बन सकता है। ये जो होमोजाइगस स्टॉल और हेटेरोजाइगस स्टॉल बनने के चांसेस है कितने, 50% ईच, 50% ईच। सिमिलरली यहां पे फिर से देखोगे, यहां पे आपका एक हेटेरोजाइगस स्टॉल बन सकता है या फिर होमोजाइगस ड्वार्फ बन सकता है। ये भी बनने का कितने चांसेस है, 50% ईच। यहां पे 50% ईच चांस है, राइट? गुड। सो एक जो कैपिटल टी का अपना पोलन ग्रेन है, यहां पे जो कैपिटल टी पोलन ग्रेन है, इसका फर्टिलाइजेशन होने का चांस कितना है इन दोनों से, 50%। इट कैन ईदर फर्टिलाइज विद कैपिटल टी और इट कैन ईदर फर्टिलाइज विद स्मॉल टी। ईदर वे इट इज गोइंग टू बी 50% चांस। सिमिलरली जो स्मॉल टी है उसका भी चांस कितना है कैपिटल टी एक को फर्टिलाइज करने का, 50%। बाकी 50% स्मॉल टी के एक को फर्टिलाइज करने का चांस है। करेक्ट? ध्यान से देखिए, अभी ध्यान से देखिए, व्हाट आर द चांसेस कि ये बनेगा 50%। मैं कह सकता हूं हाफ चांस है, इट इज हाफ कैपिटल टी। व्हाट आर द चांसेस कि ये बनेगा हाफ कैपिटल टी, हाफ स्मॉल टी। यहां पे स्मॉल टी होने के चांसेस क्या है, हाफ। सो क्या बनेगा, इधर ये बनेगा, नहीं तो वो बनेगा, either or, right? Either capital T or small t. Same thing is going to happen. ये किसके बारे में बात कर रहे थे हम, पोलन के बारे में बात कर रहे थे। एक के बारे में जब बात करेंगे, same thing is going to happen, half capital T और half small t. करेक्ट? दोनों में जब फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है तब दोनों में क्रॉस होता है। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का याद कीजिए, और होता है तो प्लस करते हैं, एंड होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी। सिमिलरली यहां पे भी होगा हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी, और बीच में एंड की जगह मैंने दिया है क्रॉस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्रॉस होगा। सो ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली अ स्क्वायर, अ होल स्क्वायर ऑफ हाफ कैपिटल टी plus half small t, half capital T plus half small t whole square। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे, x plus y whole square कैसे होता है, x square plus 2xy plus y square। सो सिमिलरली यहां पे भी आप देखोगे, x square करूंगा तो 1/4 कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा है, कैपिटल T, कैपिटल T। 2 into x into y करेंगे तो 1/2 कैपिटल T स्मॉल t आएगा, एंड लास्ट में 1/4 कैपिटल स्मॉल t स्मॉल t। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द x plus y होल स्क्वायर, राइट? ध्यान से देखो, दिस इज वेरी सिमिलर टू समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन बिफोर। वी हैव ऑलरेडी सीन बिफोर कि यहां पे कुछ रैंडम इवेंट्स जब टेक प्लेस करता है, तो वो रैंडम इवेंट्स का जो रिजल्ट होता है दैट ऑलवेज फॉलोज
a binomial expression. A binomial curve, if you will, you can see ये घंटी जैसा जो कर्व है इसको बाइनोमियल कर्व कहते हैं. एंड इस बाइनोमियल कर्व का जो फॉर्मूला है वो है ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर. एंड ये ax प्लस बी वाई हम यहां पे भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं. a इज हाफ, b इज कैपिटल T, a is half, x is capital T, b is half, y is small t. So ax plus by whole square is following the binomial distribution pattern. ठीक है. So how do we prove the hypothesis of the existence of factors? हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स है ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. देखते हैं. इसके लिए 3 क्रॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर वन ऑफ द फर्स्ट क्रॉसेस इज द बैक क्रॉस. जहां पे क्या होता है, जहां पे हमारा जो हाइब्रिड है उसको हम क्रॉस कर सकते हैं किसके साथ, एनी ऑफ द पेरेंट क्या है यहां पे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. F1 जनरेशन में क्या है, हाइब्रिड, कैपिटल टी स्मॉल टी. सो क्रॉस इधर हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी, और दूसरा क्रॉस हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी. ठीक है. ये दोनों ही पॉसिबल है. इसको कहते हैं बैक क्रॉस. अभी बैक क्रॉस का एक पर्टिकुलर टाइप है जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ जब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट को कंसीडर करते हैं उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस. एक टेस्ट क्रॉस हम अभी के अभी करके देखेंगे, बट यहां पे इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस क्या है, it is the crossing of an organism with dominant phenotype to a recessive homozygous individual. ठीक है. एंड लास्ट क्या होता है, लास्ट है अपना रेसिप्रोकल क्रॉस. इट इज वेरी सिंपल. हमने पहले इमैस्कुलेशन करके एक फीमेल पेरेंट बनाया था, दूसरा को मेल पेरेंट कंसिडर किया था. अभी इमैस्कुलेशन करके ये जो मेल पेरेंट है उसको फीमेल पेरेंट बना देंगे एंड दूसरे को मेल पेरेंट बना देंगे. यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली सेक्सेस रिवर्स कर रहे हैं. सो दीज आर द 3 क्रॉसेस दैट वी कैन यूज टू एनालाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स इन द जेनेटिक क्रॉसेस. सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से टेस्ट क्रॉस. एंड टेस्ट क्रॉस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. टेस्ट क्रॉस जो है, it is used to determine the unknown genotype of an organism. Let's consider this beautiful pea flower. This pea flower is purple in nature and it is dominant. हमको पता है कि purple is dominant over white. So it is a dominant trait. It is being shown. But dominant can be of 2 types. It can be either homozygous dominant or it can be heterozygous dominant. So it can be of 2 types. Homozygous dominant होगा तो capital W होगा. Heterozygous dominant होगा तो capital W small w होगा. Both of them are equally probable. How do we find out which is which? इसके लिए हम करेंगे एक टेस्ट क्रॉस. ये टेस्ट क्रॉस में यहाँ पे 2 पॉसिबल जीनोटाइप्स लिख के रखा है एंड इनके 2 गैमेट फॉर्मेशन क्या क्या होंगे वो भी दे के रखा है. अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा कैपिटल W. अगर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है तो एक कैपिटल W बनाएगा, एक स्मॉल w बनाएगा. इसके लिए हम यूज करते हैं, क्या कहा था, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. उसको हम टेस्टर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. इन दिस केस द टेस्टर ऑर्गेनिज्म इज द व्हाइट कलर्ड पी फ्लावर, जिसका जीनोटाइप होता है स्मॉल w. एंड यहां पे आप देखोगे कि यहां पे जो गैमेट्स बनते हैं वो एक ही टाइप के बनते हैं, वो है स्मॉल w.
यहां पे आप देखोगे कि एक पनेट स्क्वायर बनता है. ये पनेट स्क्वायर was formulated by Reginald Punnett to identify the offsprings of a particular genetic cross. यहां पे हम देख सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे सारे के सारे फिनोटिपिकली पर्पल बनेंगे. क्यों? क्योंकि एक साइड से मेरे को कैपिटल डब्ल्यू मिल रहा है, दूसरे साइड से मेरे को स्मॉल डब्ल्यू मिल रहा है. एक साइड से कैपिटल डब्ल्यू मिल रहा है, दूसरे साइड से स्मॉल डब्ल्यू मिल रहा है. सो ऑल ऑफ देम आर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. जब 100% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर डोमिनेंट, तब हम दावे के साथ कह सकते हैं जो पेरेंट फ्लावर था जिसका जीनोटाइप हमको नहीं पता था, इट इज एक्चुअली होमोजाइगस डोमिनेंट. बट on the other hand, what if the offsprings were different? In this case, you will see that the offsprings are 50% dominant and 50% recessive. Phenotypically speaking, it is going to be 1:1, purple is to white. So, agar 50% of the offsprings are dominant, then we can for sure consider the unknown genotype of the parent to be a heterozygous one. यहीं से आप लोगों को पता चल जाएगा कि the phenotype of test cross is generally 1:1. ठीक है. देखो यहां पे आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज रखा है. ऐसे ही मैंने कुछ पनेट स्क्वायर्स रेडी करके रखा है. आपको क्या करना है? आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है. मैं आपको इसके लिए देता हूं थोड़ा सा टाइम. चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके दिखाओ. आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिया है. अभी आगे बढ़ते हैं अबाउट द मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस. What is the molecular concept of dominance? You can see a chromosome here, the centromere being marked as the white sphere. यहाँ पे आप देखोगे कि chromosomes are the place where genes are present, right? And genes can be of different types, alleles. यहाँ पे जो allele है वो है dominant allele, capital A, dominant allele है. ये जो capital A है ये क्या करेगा? ये डीएनए है. जीन्स आर बेसिकली डीएनए, स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए. सो ये जो डीएनए है ये क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होके बनाएगा आरएनए. आरएनए क्या होगा? ट्रांसलेशन करके बनाएगा प्रोटीन. रिमेंबर दिस, एक प्रोटीन का फंक्शन इज वेरी वेरी लिंक्ड टू द शेप ऑफ द प्रोटीन, एंड द शेप ऑफ द प्रोटीन इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स: द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, द प्राइमरी स्ट्रक्चर, एंड द टर्शियरी स्ट्रक्चर. यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन कहाँ पे आया है? कहाँ से आया है? इट हैज कम फ्रॉम आरएनए. आरएनए को वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला? आरएनए को इंफॉर्मेशन मिला है फ्रॉम द डीएनए. सो डीएनए का सीक्वेंस ही मैटर करेगा कि प्रोटीन का प्राइमरी सीक्वेंस क्या होगा, एंड प्रोटीन का प्राइमरी सीक्वेंस जो होगा उसके हिसाब से उसका शेप बनेगा. एक चीज याद रखो, एक लिविंग सिस्टम में कोई भी रिएक्शन अनकैटलाइज्ड नहीं होता है. Almost all reactions are catalyzed by enzymes, and enzymes are mostly proteins. Exceptions are there, but they are mostly proteins. So यहाँ पे एक substrate अगर मैं देखूं, इस substrate को convert करने के लिए प्रोडक्ट में मेरे को एक एंजाइम चाहिए. वो एंजाइम पकड़ लेते हैं ये प्रोटीन. ये प्रोटीन मेरा एक एंजाइम है जो इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है इनटू दिस प्रोडक्ट, राइट? ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है इनटू दिस प्रोडक्ट, सो एवरीथिंग गोज फाइन. सो ये मेरा नॉर्मल एलील है, अनमॉडिफाइड एलील है, उसी को मैं कहूंगा डोमिनेंट एलील. Whereas if we take another chromosome, the homologous chromosome, जहां पे सेम लोकेशन में वो जीन प्रेजेंट है बट डिफरेंट एलील प्रेजेंट है. ये एलील क्या है? स्मॉल ए. स्मॉल ए है. यहां पे अभी मैं अगर देखूं तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन होगा, लेकिन ये डीएनए के यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है. ये डीएनए का सीक्वेंस थोड़ा सा बदल गया है. जब भी ये बदल जाता है, डीएनए का इंफॉर्मेशन बदल गया तो आरएनए का इंफॉर्मेशन बदल जाएगा. आरएनए का इंफॉर्मेशन बदल गया तो देयर इज अ गुड चांस के पॉलीपेप्टाइड का इंफॉर्मेशन भी बदल जाएगा.
एंड पॉलीपेप्टाइड का इंफॉर्मेशन जब बदल जाता है तब क्या होगा, प्रोटीन में स्ट्रक्चरली कुछ ना कुछ चेंज हो ही सकता है। ऐसे हो सकता है कि रिएक्शंस में भी कुछ बदलाव आए। यहां पे सबस्ट्रेट्स को पहले बिठा देता हूं, दीज आर माय सबस्ट्रेट्स। अभी प्रोटीन को बिठाते एक एक करके। दिस इज अ प्रोटीन विच स्ट्रक्चरली लुक्स ऑलमोस्ट द सेम बट इज लेस एफिशिएंट इन नेचर। ये जो है ये एफिशिएंसी इसका कम है, ठीक है, यहां पे एफिशिएंसी इसका कम है। ऐसा हो सकता है कि यहां पे प्रोटीन का सीक्वेंस ऐसे बदल जाए कि वो प्रोटीन इसका शेप मेंटेन ही ना कर पाए। मेंटेन ना कर पाए तो फिर उसका शेप बदल गया तो फिर फंक्शन भी बदल जाएगा। ऐसे हो सकता है कि वो सबस्ट्रेट बना ही ना पाए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड जेनरेट ही नहीं हुआ। जेनरेट नहीं हुआ तो यहाँ पे प्रोटीन ही नहीं मिलेगा। प्रोटीन नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट कहां से आएगा? So these are considered to be modified alleles. These are considered to be modified alleles, and modified alleles are generally considered as recessive alleles. These are generally considered as recessive alleles. So consider in a cell, in a heterozygote cell, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर मेरे को ये दोनों ही क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो अपने अपने तरीके से प्रोटीन बनाने का कोशिश करेगा। कैसे? ये जो मेरा डोमिनेंट एलील है वो मेरा नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है, वेरी गुड। बट ये जो मेरा रिसेसिव एलील है, ये रिसेसिव एलील ऐसा हो सकता है कि ये रिसेसिव एलील कोई प्रोडक्ट बना ही ना रहा हो। सो ये जो फंक्शन है, ये जो प्रोडक्ट का जो फंक्शन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कैपिटल ए के ऊपर या स्मॉल ए के ऊपर? ऑब्वियसली it is going to depend upon the capital A, because the capital A allele is expressed, and it is true that only the capital A phenotype can be observed. So this is the molecular basis of dominance. And इसी के साथ हम आज के समरी को फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या क्या किया है हम लोगों ने। ग्रेगोर मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत पहचान किया है। ग्रेगोर मेंडल, also known as the father of genetics, pioneered genetic crosses, and they are still used today for identifying unknown data in science. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जो मॉडल यूज किया था पाइजम सैटिवम provide an excellent model. It was not the only biological model, mind it, but it was one of the most prominent models in which Mendel carried out his works. And from this, he generated monohybrid genetic crosses. Monohybrid genetic crosses, जिन्होंने आइडिया दिया था किस चीज का? फैक्टर्स का आइडिया दिया था, and inheritance of traits from one generation to the other. Not only that, he also gave 2 laws of genetics based on monohybrid cross. The 2 laws of genetics were the law of dominance and the law of segregation. ये law of dominance और law of segregation दोनों ही monohybrid cross के ऊपर based है। याद रखना, law of independent assortment is based on the dihybrid cross. आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला है। मेरा नाम है सौम्यजीत, मैं हूँ फैकल्टी एट श्री विद्यारतन एकेडमी, जहाँ पे आपके सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। आइए जुड़िए हमारे साथ, ऑपोजिट आईनाथ पानीपुरी सेंटर, भाग्यनगर, नांदेड़। मिलते हैं क्लास में।